प्यारे भाइयों और बहनों, नमस्कार। पिछले सप्ताह गुलमर्ग में तीसरे खेलो इंडिया नेशनल विंटर गेम्स का समापन समारोह संपन्न हुआ और 26 गोल्ड मेडल्स जीतकर जम्मू कश्मीर के युवा खिलाड़ियों ने विंटर स्पोर्ट्स में अपना परचम लहराया। 13 गोल्ड मेडल्स जीतकर महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर तथा हिमाचल प्रदेश 10 गोल्ड मेडल्स के साथ तीसरे स्थान पर रहा। विंटर स्पोर्ट्स के इस सबसे बड़े खेल उत्सव में 25 से ज्यादा राज्यों के 1500 खिलाड़ियों ने अपनी दमदार प्रतिभा का प्रदर्शन किया और गुलमर्ग तथा उसकी असीमित संभावनाओं का साक्षी बना। आज देश के अलग अलग हिस्सों में इस भव्य आयोजन को लेकर जम्मू कश्मीर की चर्चा हो रही है। मैं इस सफल आयोजन के लिए स्पोर्ट्स काउंसिल तथा यूथ एवं स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट और उनकी पूरी टीम की भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। और जम्मू कश्मीर के कोने कोने में आधुनिक स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किए जा रहे हैं और माई यूथ माई प्राइड जैसे प्रयास एक जन आंदोलन का स्वरूप ले चुके हैं। मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि आज पहले से कहीं ज्यादा संख्या में हमारे नौजवान स्पोर्ट्स टूर्नामेंट में भाग ले रहे हैं और अपने सपनों को साकार कर रहे हैं। स्पोर्ट्स का सॉफ्ट पावर समाज में नई आकांक्षाओं, नई ऊर्जा का संचार करता है। मैं व्यक्तिगत रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी का विशेष रूप से आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिनके कारण आज जम्मू कश्मीर का स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर देश के किसी राज्य के मुकाबले बेहतर हो सका है। भारत सरकार के खेल मंत्रालय के प्रति भी मैं हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं इस आयोजन में सहयोग देने के लिए। मुझे विश्वास है नए जोश, नए जज्बे के साथ इंटरनेशनल टूर्नामेंट में हमारे खिलाड़ी भारत के तिरंगे की शान बढ़ाएंगे। 8 मार्च को मनाए जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस महिलाओं के समर्पण, त्याग एवं उपलब्धियों को याद करने का दिन है। जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में अपनी काबिलियत के द्वारा नारी शक्ति ने सफलता के नए कीर्तिमान गढ़े हैं। अपनी मेहनत और प्रतिभा के दम पर महिलाओं ने अलग अलग क्षेत्रों में अपना स्वतंत्र अस्तित्व स्थापित किया है। मानवता की पूरी सभ्यता, पूरी संस्कृति नारी शक्ति पर खड़ी है, क्योंकि नारी की सारी महत्वाकांक्षा निर्माण की है, रचना की है। इसलिए सदियों से महिलाओं के सृजनात्मक गुण ममता, प्रेम, करुणा, परिवार, खुशहाल समाज और सशक्त राष्ट्र के मूल आधार हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से लगातार महिलाओं के संघर्ष, उनकी सफलता, यूटी के विकास में उनकी भागीदारी की कहानियां मैंने आप सभी के साथ अनेक अवसरों पर साझा करने का प्रयास किया है। जम्मू की कृतिका खन्ना ने देश की पहली महिला पैरा रोवर का खिताब हासिल किया है। 80% डिसेबिलिटी के बावजूद कृतिका ने एशियन चैंपियनशिप में कमाल का प्रदर्शन किया और अब उनकी नजर पैरा ओलंपिक गोल्ड मेडल पर है। कृतिका के अंदर विशेष प्रतिभा है और उनका हौसला यूटी की बच्चियों और महिलाओं को प्रेरित कर रहा है। प्रशासन का लक्ष्य डिसेबिलिटी को स्पेशल एबिलिटी में बदलकर लोगों की सोच में बदलाव लाना है। बिना किसी भेदभाव के सभी नागरिकों को एक जैसा वातावरण और समान संसाधन प्रदान करके उनके भीतर की संभावनाओं को साकार किया जा सकता है। कृतिका को अपने स्पोर्ट्स कैरियर में सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रशासन दृढ़ संकल्पित है। कठुआ की सोनिका शर्मा ने कंप्यूटर इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त करने के पश्चात डेयरी व्यवसाय के क्षेत्र में कदम रखा है। लीग से हटकर आत्मनिर्भर बनने की उनकी इस अनोखी यात्रा की चर्चा हो रही है और समाज में अन्य महिलाओं को भी सोनिका से प्रेरणा मिल रही है। अपने बिजनेस को विस्तार देने के साथ साथ सोनिका ने डेयरी उद्योग के जरिए अनेक स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराए हैं। सोनिका एवं कृतिका के प्रयास नारी शक्ति की गरिमा और अभिमान का सर्वोच्च उदाहरण है। रचनात्मक कार्यों से उन्होंने समाज की अन्य महिलाओं में नया आत्मविश्वास पैदा किया है। श्रीनगर की रहने वाली मसरत ने पढ़ाई के दौरान ही आत्मनिर्भर बनने की ठान ली थी। साइंस ग्रेजुएशन तथा मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी डिप्लोमा के पश्चात उन्होंने खुद की डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी स्थापित की। शुरुआत में उनके पास संसाधन कम थे, लेकिन संघर्ष के दौर में
उन्होंने हार नहीं मानी और अपने लैब का विस्तार जारी रखा। आज उन्होंने न सिर्फ मॉडर्न इक्विपमेंट का इंतजाम करके लेबोरेटरी को सफलता के शिखर पर पहुंचाया है, बल्कि अनेक पढ़े लिखे बच्चे बच्चियों को रोजगार भी मुहैया कराया है। बादामवारी श्रीनगर की रहने वाली जमरूदा अली ने ट्रेडिशनल आर्ट को रिवाइव करने का बीड़ा उठाया है। नई पीढ़ी में क्रूल कसीदाकारी की कला का प्रसार करने के लिए जमरूदा ने अपने घर पर ही ट्रेनिंग सेंटर स्थापित किया है। ट्रेनिंग के साथ साथ हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट की मदद से वो अपनी कला को ग्लोबल मार्केट में स्थापित करने का प्रयास कर रही हैं। जमरूदा ने ट्रेनिंग सेंटर में 30 से ज़्यादा प्रशिक्षण प्राप्त कर रही महिलाओं को पार्ट टाइम जॉब भी मुहैया कराया है, ताकि वो सीखने के साथ साथ कमाई भी कर सकें। आज एक मास्टर आर्टिजन के रूप में उनकी पहचान बनी है। अपनी क्षमता को समाज को समर्पित करके वह जम्मू कश्मीर के विकास में अप्रतिम योगदान दे रही हैं। जम्मू कश्मीर की अनेक विमेन एंटरप्रेन्योर्स ने पंजाब इंटरनेशनल ट्रेड एक्सपो में भाग लिया था। कई महिला उद्यमियों के लिए जम्मू कश्मीर के बाहर अपनी प्रतिभा और इनोवेटिव प्रोडक्ट्स को प्रदर्शित करने का एक प्रमुख अवसर था। श्रीनगर की इरफाना का कहना है कि दशकों बाद यूनियन टेरिटरी की नारी शक्ति को अपनी क्षमता दिखाने का अवसर मिल रहा है। सांबा की रहने वाली सुश्री परवीन संग्राल सिर्फ जम्मू कश्मीर ही नहीं, बल्कि देश की महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बन गई हैं। स्वयं दिव्यांग होने के बावजूद परवीन ने तमाम संघर्षों का सामना करते हुए मुस्कान फाउंडेशन नाम का एनजीओ स्थापित किया, ताकि समाज में अन्य दिव्यांग नागरिकों की मदद की जा सके। मुस्कान फाउंडेशन जम्मू कश्मीर की पहली संस्था है जो नेशनल ट्रस्ट के साथ रजिस्टर्ड है और उसके द्वारा चलाए जा रहे सभी कार्यक्रमों का लाभ यूनियन टेरिटरी के दिव्यांग जन तक पहुंच रहा है। परवीन ने दिव्यांग तथा स्पेशली एबल्ड बच्चों के लिए उड़ान आशा की किरण नाम से स्कूल भी प्रारंभ किया है, जिसमें 65 बच्चों का पंजीकरण किया गया है। दिव्यांग के अलावा वंचित वर्ग के बच्चों के लिए भी वोकेशनल ट्रेनिंग, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ट्रेनिंग की सुविधा जैसे कार्यक्रम भी परवीन ने शुरू करके एक सशक्त समाज के निर्माण की आधारशिला रखी है। मुझे गर्व है, जीवन यात्रा में आने वाली कई चुनौतियों को पार करते हुए परवीन ने नारी शक्ति की अदम्य भावना को बरकरार रखा है और आज वह देश की महिलाओं के लिए एक रोल मॉडल बनी है। परवीन के त्याग, परिश्रम और सेवा भावना से दिव्यांगजन, महिलाओं एवं वंचित वर्गों का मात्र आर्थिक उत्थान ही नहीं हो रहा है, बल्कि समाज में उन्होंने एक नई चेतना को जन्म दिया है। परवीन ने साबित कर दिया है कि नारी छोटी छोटी चीजों को भी विराट स्वरूप देने में सक्षम है। नारी की शिक्षा, नारी की सेवा भावना हृदय केंद्रित होती है और उसी तरह परवीन संग्राल ने समाज की ठोस इकाई यानी व्यक्ति पर काम करके अनेक छोटे छोटे परिवारों के भविष्य को गढ़ा है। मैं उनकी सेवा भावना, त्याग एवं तपस्या को नमन करता हूँ। मनुष्य के स्वभाव की चर्चा करते हुए निर्वाण उपनिषद में लिखा गया है, परब्रह्म प्लव वदाचरणम, परब्रह्म में बहना जिसका आचरण हो और स्वयं समाज के लिए समर्पित होकर जो दूसरों की भलाई के लिए लोगों को निरंतर प्रेरित करे। जम्मू कश्मीर में आज तमाम ऐसे उदाहरण देखने को मिल रहे हैं जहां नई पीढ़ी समाज के लिए भविष्य के पथ का निर्माण कर रही है। कई ऐसी कहानियां भी सुनने को मिल रही हैं कि युवा ऊर्जा ने लीक से हटकर काम करने का साहस जुटाया है और आत्मनिर्भरता के आंदोलन को नई दिशा एवं गति प्रदान की है। कठुआ के रहने वाले संदीप राजदान और उनके मित्र अजय शर्मा ने सरकारी नौकरी के बजाय उद्यम को चुना है। एरोमा मिशन के तहत उन्होंने विभिन्न प्लांट्स के प्रोडक्ट्स को ई-कॉमर्स के जरिए देश के कोने कोने में पहुंचाने में सफलता प्राप्त की है। पीएमईजीपी की मदद से संदीप तथा अजय ने नई मशीनरी तथा पैकेजिंग फैसिलिटी स्थापित करके ब्रांडिंग एवं प्रमोशन में भी ध्यान केंद्रित किया है। संदीप तथा अजय से प्रेरणा लेकर आज कठुआ के अनेक युवा अपना बिजनेस शुरू कर रहे हैं। अन्य जिलों में भी यथास्थिति को तोड़कर युवा शक्ति नई राह बना रही है।
नौशेरा के पुनीत शर्मा ने मिल्क प्रोसेसिंग तथा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट शुरू की है। यह सीमावर्ती तहसील राजौरी जिले का सबसे बड़ा मिल्क उत्पादक क्षेत्र है, लेकिन ज़्यादातर मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट शहरों में स्थापित किए गए हैं। ग्रामवासियों के सामने पिछले कुछ सालों से सबसे बड़ी समस्या गांवों से शहरों में मिल्क ट्रांसपोर्ट की थी। इसका निदान करते हुए खादी विलेज इंडस्ट्री बोर्ड, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स तथा इंटीग्रेटेड डेयरी डेवलपमेंट स्कीम के सपोर्ट से गांवों में प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित करने पर बल दिया गया है। इससे डेयरी फार्मर्स को सहूलियत भी हो रही है तथा युवाओं को रोजगार और उद्यम के नए अवसर भी प्राप्त हो रहे हैं। पुनीत शर्मा के साहसिक कदम और जिला प्रशासन के सहयोग से ग्रामीण उद्योग को एक नया मोड़ दिया गया है। मिल्क प्रोडक्शन में अग्रणी जिले कन्वर्जेंस के राजौरी मॉडल को अपनाकर युवा उद्यमिता के अभियान को नई गति प्रदान कर सकते हैं। मुझे प्रसन्नता है कि युवा ऊर्जा आज बड़ी सहजता से समाज में अपनी नई पहचान स्थापित कर रही है। पुरानी कहावत है कि जड़ें जितनी गहरी हो जाती हैं उतना ही पेड़ ऊपर उठता है। हमारा युवा वर्ग ही समाज और राष्ट्र की जड़ है। हमारे नौजवान जितनी तरक्की करेंगे, समाज के विकास की शाखाएं उतनी ही ऊपर जाएंगी। नौजवान ही समाज का चरित्र निर्मित करता है, समृद्धि लाता है, श्रम लाता है, संकल्प पैदा करता है, समाज को हिम्मत देता है। युवा ही राष्ट्र को विश्वास एवं संकल्प देता है कि कुछ नया आविष्कार किया जा सकता है, नई संभावनाओं का निर्माण हो सकता है। युवा ही समाज को भरोसा देता है कि भविष्य हमारी मुट्ठी में है और अपने कल का निर्धारण हम स्वयं कर सकते हैं। आज जम्मू कश्मीर के कोने कोने में जो नया आत्मविश्वास आया है, नौजवानों के पुरुषार्थ में जो गति आई है, वह उन्हें नए आकाश, नए शिखर को छूने के लिए प्रेरित कर रही है। मेरी कामना है कि भविष्य उन्मुख होकर यूनियन टेरिटरी की युवा ऊर्जा विकास यात्रा को दृढ़ आधार प्रदान करे। कठुआ से रोहित खजूरिया ने सरकारी स्कूलों में रिफॉर्म के संबंध में मुझे एक पत्र भेजा है। रोहित का सुझाव है कि सभी टीचर्स 2 वर्ष ग्रामीण स्कूलों में अपनी सेवाएं दें। रोहित ने लिखा है, इस तरह का प्रावधान जहां एक तरफ ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों में नई वाइब्रेंसी लाएगा, वहीं टीचर्स को यूनियन टेरिटरी के ग्रामीण सामाजिक अर्थव्यवस्था का एक्सपोजर भी मिलेगा। उन्होंने ऐसे टीचर्स के लिए स्पेशल इंसेंटिव प्रदान करने का भी सुझाव दिया है। रोहित, आपके पत्र के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस संबंध में मेरे कार्यालय ने स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट से विवरण मांगा था। बहुत शीघ्र ही एजुकेशन डिपार्टमेंट एक विस्तृत पॉलिसी लेकर आने वाला है। इसमें सभी स्कूलों को सॉफ्ट एवं हार्ड जोन्स में कैटेगराइज करके यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी टीचर्स को दोनों एरियाज का एक्सपोजर मिले, जो उनके शैक्षणिक अनुभव को समृद्ध बनाएगा। मैंने एजुकेशन डिपार्टमेंट को यह भी निर्देश दिया है कि टीचर्स के लगातार सीखने, उनकी ट्रेनिंग की भी समुचित व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति द्वारा अनुमोदित सभी बिंदुओं को 100% जमीन पर लागू किया जा सके। स्कूल एजुकेशन के क्षेत्र में टीचर्स एवं अधिकारियों के प्रयासों का परिणाम है कि आओ स्कूल चलें तथा तलाश कैंपेन के माध्यम से इनरोलमेंट में लगभग 14.5% की वृद्धि हुई है। पिछले वर्ष 200 दिन स्कूल फंक्शनल थे। नेशनल अचीवमेंट सर्वे में लर्निंग आउटकम में जम्मू कश्मीर ने रैंकिंग में सुधार करते हुए देश में अब 8वां स्थान प्राप्त कर लिया है। कम्युनिटी स्कूलिंग तथा गुरुकुल पद्धति पर आधारित शिक्षा के द्वारा बच्चों में स्किल डेवलपमेंट और अपने कोर्स से अलग हटकर सीखने की ललक भी बढ़ी है। बच्चों में साइंटिफिक टेम्पर विकसित करने के लिए अटल टिंकरिंग लैब तथा वर्चुअल रियलिटी लैब्स स्थापित किए गए। जम्मू कश्मीर के बेस्ट टीचर्स को देश के अन्य हिस्सों में मास्टर ट्रेनर के प्रशिक्षण के लिए भेजा जा रहा है। रोहित ने अपने सुझाव द्वारा स्कूलों में जिस आधुनिक शिक्षा प्रणाली की परिकल्पना की है, उस पर पूरी शिद्दत एवं योजनाबद्ध तरीके से काम किया जा रहा है। सोपैया से मीर मुदस्सिर ने अपने गांव रेस नगरी के संबंध में एक पत्र भेजा है। मीर ने लिखा है
कि यूं तो पूरा सोपैया देश में एप्पल टाउन के रूप में मशहूर है, लेकिन जिले के अंदर उनका गांव रेसनगरी सबसे बेहतरीन एप्पल के लिए जाना जाता है। मीर का सुझाव है कि विसो नदी के किनारे बसे रेसनगरी को एप्पल विलेज घोषित कर दिया जाए, ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके रेसनगरी में एप्पल व्यापारियों के साथ साथ पर्यटकों को भी आकर्षित किया जा सके। मीर, आपके पत्र के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अभी कुछ दिन पहले ही नेशनल हार्टिकल्चर बोर्ड ने देश के जिन 12 जिलों को क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत सेलेक्ट किया है, उसमें जम्मू कश्मीर से सोपैया भी शामिल है। मैं इस संबंध में जिला प्रशासन को भी निर्देश दूंगा कि क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में रेसनगरी गांव को भी शामिल किया जाए तथा बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज के लिए आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे ट्रेनिंग, टेस्टिंग, सीए स्टोरेज, स्मॉल स्केल मार्केटिंग फैसिलिटी की व्यवस्था रेसनगरी और आसपास के गांवों के लिए सुनिश्चित की जाए। क्लस्टर डेवलपमेंट में आसपास के गांवों में कनेक्टिविटी की समुचित व्यवस्था हो, इसका ध्यान रखा जाएगा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में सोपैया के गांवों को मॉडल के रूप में पूरे देश में एक नई पहचान मिली है। जिन इलाकों में लिंक रोड नेटवर्क को सशक्त करने की आवश्यकता होगी, उस पर योजनाबद्ध तरीके से काम करने का भी निर्देश दिया जाएगा। वर्तमान में हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर तथा एलाइड सेक्टर डेवलपमेंट के तहत ब्लॉक स्तर पर ट्रेनिंग कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है और सभी अधिकारी शीघ्र ही किसान भाइयों से सीधा संपर्क स्थापित करेंगे। जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के एग्रीकल्चर तथा हार्टिकल्चर क्षेत्र के कायाकल्प के लिए यह बहुत बड़े अभियान की शुरुआत हुई है। मेरा सभी किसान भाइयों से आग्रह है कि सक्रिय रूप से इस अभियान का हिस्सा बनिए और आमदनी में वृद्धि के साथ साथ आपकी मेहनत अस्थायी आजीविका में परिवर्तित हो। प्रशासन इसके लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। अनंतनाग से ओवैस ने स्वयंसेवी संस्थाओं के संबंध में कुछ सुझाव भेजे हैं। उन्होंने लिखा है कि जम्मू तथा कश्मीर डिवीज़न में अनेक ऐसी संस्थाएं हैं जो वंचित वर्गों के लिए काम कर रही हैं, लेकिन बहुत सी संस्थाओं को एनजीओ दर्पण प्लेटफार्म पर रजिस्ट्रेशन की जानकारी नहीं है। शिक्षा तथा बुजुर्गों की देखभाल जैसे क्षेत्र में भी अनेक संस्थाएं हैं जो महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। उन्हें समय समय पर जानकारी उपलब्ध कराकर एवं उनकी हैंड होल्डिंग करके समाज कल्याण की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया जा सकता है। ओवैस, आपके पत्र के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके सुझावों पर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट को आवश्यक कार्रवाई का निर्देश दूंगा। मैं मानता हूं कि नर सेवा ही नारायण सेवा है। जम्मू कश्मीर में अनेक ऐसी स्वयंसेवी संस्थाएं हैं जिन्होंने सेवा भाव को सामाजिक विकास की आत्मा के रूप में प्रतिष्ठित किया है। इसी कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने सांबा की रहने वाली परवीन संगराल का जिक्र किया था। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट लगातार इस बात का प्रयास कर रहा है सेवा भावना की इस गौरवशाली परंपरा को संरक्षित किया जाए, उसे पोषित किया जाए, ताकि अंतः चेतना से प्रेरित होकर आम नागरिक पूरी निष्ठा के साथ जरूरतमंद वर्ग से जुड़ सके। डिपार्टमेंट के स्तर पर भी अनेक महत्वपूर्ण प्रयास हुए हैं। अलग अलग पेंशन प्राप्त कर रहे लोगों की संख्या में 2014-15 की तुलना में दोगुनी से ज़्यादा वृद्धि हुई है। सभी जिलों में सीनियर सिटीजन होम ऑपरेशनल हो गए। इस स्कॉलरशिप में पहले की तुलना में 300% की वृद्धि दर्ज की गई है तथा 10,000 गरीब परिवारों की बच्चियों की शादी के लिए आर्थिक मदद दी गई है। सभी 20 जिलों में वन स्टॉप सेंटर तथा वुमेन एम्पावरमेंट हब स्थापित किया गया है। इन सभी प्रयासों का लक्ष्य समाज के उपेक्षित और वंचित वर्ग के लोगों को राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़कर उनके अंदर आत्मगौरव की भावना पैदा करना है। मुझे विश्वास है ज़्यादा से ज़्यादा आम नागरिक और स्वयंसेवी संस्थाएं इस तरह के रचनात्मक कार्यों से जुड़कर यूनियन टेरिटरी के विकास में अपना योगदान देंगी। कठुआ से ईशान गुप्ता ने जम्मू कश्मीर में फूड ट्रक कॉन्सेप्ट को प्रमोट करने के संबंध में एक पत्र भेजा है। उन्होंने लिखा है, मेट्रो सिटीज़ की तरह जम्मू तथा श्रीनगर शहर में फूड ट्रक कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करके लोकल क्यूजीन तथा इंटरप्रेन्योरशिप दोनों को बढ़ावा दिया जा सकता है। उनका आग्रह है कि स्मार्ट सिटी मिशन के तहत इस योजना को लागू करके युवा वर्ग को इस उद्यम से जोड़ा जा सकता है।
इस आपके पत्र के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यह सुझाव अति उत्तम है। मैं इस अभियान में प्रशासन की तरफ से पूरी मदद का भरोसा देता हूँ। अगर सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाकर महिलाएं या नौजवान इसकी शुरुआत करना चाहते हैं तो प्रशासन की तरफ से हर प्रकार की आर्थिक मदद और ट्रेनिंग का इंतजाम किया जाएगा। लोकल क्यूजीन को एंटरप्रेन्योरशिप का माध्यम बनाने के दृष्टिकोण से देखा जाए तो डोगरा हाट सेल्फ हेल्प ग्रुप ने भावी उद्यमियों के सामने एक प्रेरणादायी मॉडल प्रस्तुत किया है। मैंने इस कार्यक्रम के माध्यम से कोठियां पंचायत की सरपंच नीलम शर्मा तथा उनके ग्रुप की महिलाओं का जिक्र पहले किया था। जो लोग भी इस व्यवसाय में रुचि रखते हैं, मैं उनका आह्वान करता हूं कि अपने ब्लॉक या जिला मुख्यालय पर जेके बैंक, मिशन यूथ या रूरल लाइवलीहुड मिशन के अधिकारियों से संपर्क करके अपने सपनों को सार्थक बनाने की दिशा में कदम बढ़ाएं। प्यारे भाइयों और बहनों, मैं मानता हूं कि किसी भी चीज की जिज्ञासा अपने आप में सफलता का पहला कदम है। संसार में एक भी सीढ़ी ऐसी नहीं बनी है जो दोनों तरफ से नहीं जाती है। यह आपके संकल्प पर निर्भर करता है कि आप किस तरफ जाना चाहते हैं। बीज के अंदर फूल बनने की संभावना निहित होती है। बीज का अल्टीमेट लक्ष्य फ्लावरिंग है। इसलिए अगर आपके अंदर जिज्ञासा उत्पन्न हुई है और आपने कुछ करने की ठानी है तो तमाम चुनौतियों के बावजूद आप मंजिल तक पहुंचने में अवश्य सफल होंगे। मैं हमेशा इस बात को दोहराता हूं कि जन आकांक्षाओं और प्रशासन की उपलब्धियों के बीच अगर गैप है तो उसे कम करने के लिए समाज के सभी अंगों, सभी वर्गों को अपने दायित्व का निर्वहन करना होगा। प्रशासन ने हर एक नागरिक, हर एक परिवार के लिए बुनियादी सुविधा और उनकी आकांक्षा को पूरा करने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। प्रशासन की नीति और नियत में कोई भेद न रहे, इसका प्रयास किया जा रहा है। आप सभी के सहयोग से आने वाले महीनों में हम सभी सेक्टर्स में तेजी से आगे बढ़ेंगे और बड़ी सफलताएं हासिल करेंगे। एक छोटी सी कहानी है। पुराने जमाने में एक बहुत बड़े राजा ने अपने मंत्री से कहा कि उसे एक खतरनाक मिशन के लिए अपने राज्य का सबसे बहादुर आदमी चाहिए। पूरे राज्य में बहादुर व्यक्तियों की तलाश शुरू हो गई। 1 महीने बाद 4 ऐसे नौजवान राजा के सामने पेश किए गए जिन्होंने तमाम परीक्षाएं पास कर ली थी और मंत्री के मुताबिक वह राज्य के सबसे बहादुर एवं निडर नौजवान थे। अब परीक्षा लेने की बारी राजा की थी। एक दिन जब राज्य में तूफान आया तो राजा ने उन चारों नौजवानों से कहा कि आपको 1 किलोमीटर पैदल चलकर जाना है और वहाँ एक छोटे से झोपड़े में जो सामान रखा है उसे लेकर आना है। पहला नौजवान आंधी तूफान की परवाह किए बगैर बड़ी तेजी से आगे बढ़ा, लेकिन भयंकर आंधी में आधे रास्ते तक जाते जाते उसका हौसला टूट गया। दूसरा नौजवान हिम्मत करके उससे थोड़ा आगे बढ़ा, लेकिन वो जितनी कोशिश करता तेज हवा उसे उतना ही पीछे धकेल देती थी। वह भी जमीन पर गिर गया। तीसरा नौजवान जो और भी तेजी से आ रहा था, उसने जमीन पर गिरे उन दोनों नौजवानों को देखा और उसकी हिम्मत छूट गई। पीछे से आ रहे चौथे नौजवान ने आंधी के चपेट के अलावा अपने 3 साथियों का हश्र भी देख लिया था। अब वह जल्दबाजी में नहीं था, वह धीरे धीरे 1 कदम आगे बढ़ा रहा था और स्वयं से कहता जा रहा था कि बस 1 कदम और। अपने गिरे हुए साथियों के पास से गुजरते हुए भी उसने यही कहना जारी रखा कि बस 1 कदम और, अभी मैं ठीक हूँ और थोड़ा सा और आगे जा सकता हूँ। जब भी वह जमीन पर पैर रखता तो मन में 1 कदम और का ख्याल करता और धीरे धीरे वो झोपड़े तक पहुंच गया। वो झोपड़े में घोड़ा बंधा हुआ था। कुछ समय बाद जैसे ही तूफान शांत हुआ, वह घोड़े को लेकर बाहर निकला और राजा के पास पहुंच गया। राजा ने उससे पूछा कि तुम कैसा महसूस कर रहे हो? उसने कहा कि राजा साहब, मैं 1 कदम और चल सकता हूँ। इंच दर इंच आगे बढ़कर हम मंजिल तक पहुंच सकते हैं, लेकिन शर्त यही है कि हम आगे चलते रहें, रुके नहीं। इसलिए महात्मा बुद्ध ने कहा था, चरय वेद चरय वेद, चलते रहो चलते रहो, हर क्षण आगे बढ़ो, क्योंकि गति ही जीवन है। और जिस प्रकार नदी चलते हुए समुद्र के पास पहुंचती है, वैसे ही अदम्य गति आपको अवश्य मंजिल तक पहुंचाएगी। श्रीनगर से मंजूर अहमद ने गिलसर खुशालसर लेक के कंजर्वेशन,
तथा रेस्टोरेशन के संबंध में एक पत्र भेजा है। उन्होंने लिखा है कि खुशालसर से इंक्रोचमेंट हटाने के पश्चात लगभग 30 साल बाद एक बार पुनः ट्रेडिशनल नेविगेशन रूट शुरू हुआ है, लेकिन अभी भी रेस्टोरेशन के संबंध में काफ़ी कुछ करना बाकी है। मंजूर अहमद साहब का सुझाव है कि ड्रेजिंग, बाउंड्री का डिमार्केशन तथा सॉलिड वेस्ट के कलेक्शन का काम शीघ्र शुरू किया जाना चाहिए। उनका आग्रह है कि गिली कदम ब्रिज तथा अमीर खान नाला के पास फेंसिंग तथा मिनी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की योजना बनाकर इस अभियान को पूर्णता प्रदान की जा सकती है। मंजूर साहब, आपके सुझावों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। गिलसर खुशालसर लेक का कंजर्वेशन तथा रेस्टोरेशन जन आकांक्षाओं और जन भागीदारी का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। पिछले वर्ष नेविगेशन रूट के शुरू होने पर इस अमूल्य प्राकृतिक विरासत के संरक्षण को जन आंदोलन का स्वरूप देने के लिए मैंने सभी नागरिकों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रति हृदय से आभार व्यक्त किया था। आपने सुझाव दिए हैं, उसे सार्वजनिक भागीदारी के माध्यम से किस प्रकार आगे बढ़ाया जा सकता है और कार्यान्वित किया जा सकता है, उस पर कार्य करने के लिए मैं डिविजनल कमिश्नर को निर्देश दूंगा। सांबा से सुशांत सांबयाल और गौरव सलाथिया ने वर्टिकल गार्डन के संबंध में मुझे एक पत्र भेजा है। उन्होंने लिखा है कि पिछले वर्ष जम्मू स्मार्ट सिटी के अंतर्गत जिस वर्टिकल गार्डन का उद्घाटन हुआ था, उसके रखरखाव के संबंध में कोई योजना नहीं बनी है। उनका कहना है कि जम्मू स्मार्ट सिटी के अंतर्गत वो अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, लेकिन उपेक्षा की वजह से लाइटिंग सिस्टम, ड्रिप इरिगेशन सुचारू रूप से फंक्शनल नहीं है। सुशांत तथा गौरव ने इसकी देखभाल के साथ साथ सुनियोजित तरीके से वर्टिकल गार्डन के कॉन्सेप्ट के विस्तार का भी सुझाव दिया है। उन्होंने लिखा है कि देश के अन्य शहरों की तरह जम्मू स्मार्ट सिटी में भी लिविंग वॉल, बायो वॉल, ग्रीन वॉल तथा ग्रीन रूफ के कॉन्सेप्ट को प्रमोट करके बहुत कम बजट में शहर को सुंदर और सस्टेनेबल बनाया जा सकता है। सुशांत तथा गौरव को मैं उनके सुझावों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जम्मू स्मार्ट सिटी के कई प्रोजेक्ट के संबंध में अखबारों के माध्यम से और सामाजिक तत्वों द्वारा तोड़फोड़ की खबरें भी मिली थी। मैंने पहले भी इसी कार्यक्रम के माध्यम से जम्मू के सभी नागरिकों से अनुरोध किया था कि सार्वजनिक सुविधाओं का निर्माण अगर प्रशासन की जिम्मेदारी है तो जनता को भी उसका संरक्षण करके अपने दायित्व का निर्वहन करना चाहिए। सुशांत तथा गौरव के सुझावों पर मैं उचित कार्रवाई का निर्देश अवश्य दूंगा, लेकिन एक बार मैं पुनः सभी से आग्रह करना चाहता हूँ कि स्मार्ट सिटी तथा अन्य योजनाओं के द्वारा जो सुविधाएं जुटाई जा रही हैं वह समाज के उपयोग में आवे, ये तय करना भी समाज की जिम्मेदारी है। हमें अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों को भी याद रखना चाहिए, तभी सामाजिक विकास का फायदा सही अर्थों में आम नागरिकों तक पहुंच सकेगा। प्यारे भाइयों और बहनों, अमृत काल में समग्र विकास की भावना से हमें लक्ष्यों को हासिल करना है। हमारा सामूहिक प्रयास ही सभी समस्याओं एवं मुद्दों को सुलझाने में मदद कर सकता है। प्रशासन आपसे अलग नहीं है, बल्कि मैं हर एक नागरिक को टीम जम्मू कश्मीर के सशक्त अंग के रूप में देखता हूँ। मुझे विश्वास है आर्थिक सामाजिक विकास के सभी कार्यों में व्यक्ति एवं समुदाय की सक्रिय भागीदारी से हर कदम पर हम बेहतर नतीजे हासिल कर सकेंगे। जय हिंद।